मैं भी ठीक। तो गाइस, कल वाले लेक्चर में कोई डाउट प्रैक्टिस करी थी आप लोगों ने? हाँ, करा था प्रैक्टिस सुबह। ओके, तो कोई डाउट वगैरह आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो मतलब इसमें जितने डाउट, इसमें जो जो था वो अब सारा क्लियर हो गया? हाँ। जी सर, अभी एक्चुअली क्या है हम्म, जी मैंने तो आज नहीं कर पाया प्रैक्टिस, एक्चुअली कहीं गया हुआ था। अच्छा, कोई नहीं, आप कल हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जी। जितनी भी, लेकिन ज्यादा डिले मत करना, बिकॉज जो अभी नहीं सीखा नहीं है नहीं वो फिर सर। भूल जाओगे वरना। ठीक है। जी 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 जी। ठीक है, तो फिर नया स्टार्ट करते हैं आज के। थोड़ा गाइस म्यूट कर लेना जिसके यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा हो, और फिर जो पूछना हो वो पूछ लेना, ठीक है। सो आज का जो है, आज हम दो फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक हमारा जो है इफ फंक्शन, और दूसरा जो है हमारा लुकअप फंक्शन। लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, इन सब फंक्शन पे बात करेंगे, ताकि अगर कोई फ्यूचर में कोई जैसे प्रोजेक्ट आता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर इफ और मैच और इंडेक्स इन सब चीजों का यूज इकट्ठा आ जाए, तो आप सारा एक साथ कर पाओ। ठीक है। सो सबसे पहला केस है, जैसा कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ, दिख रहा है। यस सर। ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हो, सेल्स पर्सन के हमारी स्क्रीन पे कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, सुमित, रवि, महिमा, सुनीता, इस तरीके से रेवेन्यू के हमारे नाम दिए हुए, ये रेवेन्यू है। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन है गाइस कि रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन 15,000 हो ना, तो आंसर आ जाए गुड ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे ये कंडीशन लगानी है। और इफ के अंदर हमारे पास चार कंडीशन होती है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। इफ या तो इफ के साथ एंड का यूज होगा, या इफ के साथ और का यूज होगा, या फिर इफ के साथ भी इफ का यूज हो सकता है। उसे आप नेस्टेड इफ कंडीशन कहते हैं। गाइस कहीं पे आप अगर लिखा हुआ देखो कि इफ के साथ नेस्टेड इफ कंडीशन, व्हाट इज नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ मींस जहाँ पे आप इफ के अंदर भी मल्टीपल कंडीशन, जो कि इफ के साथ वाली कंडीशन आप इंक्लूड कर दो, जैसा कल हमने फोर्थ कंडीशन में किया था। ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो मैं यहाँ पे क्या नोटिफाई करूँ? इफ के साथ 15,000 आना चाहिए, मतलब मुझे 15,000 रेवेन्यू ग्रेटर देन होगी, तो मुझे आंसर चाहिए गुड। और यहाँ मैंने ऊपर कंडीशन लिखी हुई है, ये 15,000 है तो आंसर गुड चाहिए। अगले पोर्शन में हमारे पास है कि रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन 15,000 है, बट एंड आ गया, एंड लेस देन 20,000 है, देन चाहिए गुड। सेकंड में ये कंडीशन हो गई। थर्ड में क्या कंडीशन है कि रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन 15,000 तो है, एंड 20,000 लेस देन भी है, तो गुड चाहिए। बट अगर 20,000 से ग्रेटर देन है तो हमें एक्सेप्शनल चाहिए, और अगर उसके बाद भी जो बच गया तो हमें रेस्ट इज वैल्यू, मतलब जो बच गया वो सेम वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या है? रेवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है, और या फिर लेस देन और इक्वल टू 15,000 है, देन इट मीन्स वो एक्सेप्शन में आती है। बस ये कंडीशन चाहिए। फिफ्थ कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 है तो हमें हाईली ग्रो चाहिए, नहीं तो ब्लैंक वैल्यू या जो भी हम लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास पांच कंडीशन है। इन पांच कंडीशन पे हमें काम करना। ये आपका टोटली ना, इट मीन्स मैं क्या बताऊं, आप किसी भी फंक्शन के अंदर इसको यूज करोगे ना, इफ की ये पांच कंडीशन को, ये आपका कंप्लीट इफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई और कंडीशन होती है, बट अभी के लिए इतना ही है। तो आप मुझे बताओ इसमें फर्स्ट में मैं क्या फंक्शन नोट करूं, बिकॉज अब आपको बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने ये कल बताया था। तो मुझे बताओ इफ में क्या कंडीशन लगाऊं मैं यहाँ पे? इसमें होगा इफ B5 ओके। is greater than C2, ओके। comma इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, बिकॉज हमें inverted चाहिए comma। जो वैल्यू सही है। मतलब अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखूंगा कि भाई मुझे अब ये चाहिए। हाँ, ये लगा के इन्वर ये चाहिए C3, राइट? हाँ, बिकॉज इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं? जब हम टेक्स्ट वैल्यू वहां लिख रहे हैं, जब हम लिख नहीं रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब हम कहीं रेफरेंस हाँ, देते हैं
तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, लेकिन जब हम रेफरेंस लिखते हैं अंदर लिखेंगे कोई टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिकल तो हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब जैसे हमें नहीं चाहिए कोई वैल्यू, वैल्यू फॉल्स, वैल्यू फॉल्स का मतलब हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। अगर अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो गुड आ जाए, नहीं फॉलो हुई तो ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक के लिए गाइस आपको 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे पुल करते हैं, 2 टाइम्स। ओके, 1 टाइम करोगे तो क्या होगा, 1 टाइम के बाद आपको कुछ लिखना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट डबल कॉलम से क्लोज करना होगा और क्लोज करोगे ब्रैकेट। बट अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आपको 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा एक साथ प्रेस करने हैं। एंड अब इसको क्लोज कर दो। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो यहाँ ब्लैंक आया, बिकॉज ये वैल्यू 15,000 से ऊपर नहीं है इसलिए ब्लैंक आया। लेकिन अब मैं इसको अगर यही फंक्शन को मैं कॉपी करके और ट्रैक डाउन नीचे तक करता हूँ ना, तो आप देखना ये सारे आंसर ब्लैंक आ रहे हैं। आप मुझे बता सकते हो क्यों क्यों ये फंक्शन काम नहीं कर रहा? देखो सारे यहाँ पे ब्लैंक आ रहे हैं, जबकि देखो हर एक रो में आप यहाँ पे अगर लास्ट रो से स्टार्ट करो तो इस पे फंक्शन लगा हुआ है, इस पे भी फंक्शन लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है एंड इस पे भी लगा हुआ है। सब पे देखो वैल्यू को सर फिक्स नहीं किया हुआ है, वैल्यू जो मतलब जो रेफरेंस मतलब वैल्यू जहाँ है पर रेफरेंस 15,000। है उस पे फिक्स राइट। करना चाहिए तो था सर। ये इसको हम कहते हैं गाइस सेल रेफरेंसिंग। मतलब इसको मैं सेम भी ला सकता हूँ आंसर। कैसे ला सकता हूँ? सपोज अभी मैंने ये फंक्शन लगाया और सपोज मैं नेक्स्ट में अब मैं ये फंक्शन लगा रहा हूँ, इफ दिस फंक्शन ग्रेटर देन 15,000, ओके, वैल्यू इफ ट्रू, गुड, एंड ब्लैंक हमें ये चाहिए। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखना आंसर आ जाएगा। देखो आ गया गुड। बिकॉज यहाँ पे क्या किया था मैंने इस वाले फंक्शन में, मैंने वहां मैनुअली लिखा 15,000 तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया कि सब में मैनुअली जा रहा है। बट यहाँ पे जब मैंने लिखा तो मैनुअली नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सेल का रेफरेंस दिया। तो आपको इस सेल को ना फिक्स करना है। अब देखना अभी तो ये C2 है, जब मैं इसको कॉपी करके नीचे तक सपोज मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो देखो ये सेल चेंज होता जा रहा है, C3, C4, C5, 6C, सारा चेंज होते जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेम करना है, इसको फिक्स करना है C को। मतलब जो आपके इस फंक्शन में ये वैल्यू लगी है C2, इसको आपने फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको या तो आप अपने कीबोर्ड से Shift+F4 दबा दो इस पे रख के, तो ये फिक्स हो जाएगा, या फिर शिफ्ट के साथ आप डॉलर वाला ऑप्शन यहाँ पे लगा। ओके, तो ये डॉलर वाला ऑप्शन अगर आपने लगा दिया, अब इससे क्या हो गया, C2 जो है वो फिक्स हो गया। मतलब C2 अब रेफरेंस जो है हमेशा C2 ही रहेगा, चाहे आपके ये सेल बढ़ता रहे या घटता रहे। ठीक है, तो हमने अच्छा गाइस इस पे देखो, अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ हमने C पे भी लगाया और 2 पे भी लगाया, तो C और 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें हमने क्या फिक्स किया है? C2 तो सेल हो गया, तो जो C2 सेल है ना उसके अंदर हमने कॉलम भी फिक्स किया और रो भी फिक्स किया, इसलिए हमने दोनों जगह पे डॉलर लगाया। अगर आपको सिर्फ कॉलम फिक्स करना होता है और रो नहीं फिक्स करना होता तो आप सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर लगाओगे, रो के आगे नहीं लगाओगे। क्लियर? आगे आएगा केस, मैं आपको बताऊंगा कब कब हमें वो लगाना है और कब कब हमें वो लगाना है। तो ये सबसे मेन चीज है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंसिंग। मतलब अगर आप किसी सेल का रेफरेंस दे रहे हो तो या तो आप उसे फिक्स करो या फिर आप मैनुअली रेफरेंस दो 15,000। वैसे मैंने फर्स्ट अभी सेकंड वाले केस में 15,000 मैनुअली दिया था। तो अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब देखना ये सारा आंसर चेंज होता जाएगा। C2 B5 is equal to C3, B5 is equal to C2 ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद हमने C3 वाली कंडीशन दी एंड देन क्लोज करा ब्रैकेट, तो आ क्यों मिला, यहाँ तो C3 आ गया। मे बी इसकी कोई इशू है तो कोई नहीं, हम इसको क्या कर देते हैं, हम C3 की जगह यहाँ हम लिख देते हैं मैनुअली, क्या लिख देते हैं, गुड लिख देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ गुड लिखा तो आप देखोगे ये सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो जहां जहां भी 15,000 से ऊपर आपकी सेल्स है वो सारे आपके गुड में आ गए। क्लियर है? तो ये आपको रेफरेंस तब देना होगा जब आपका सेल का रेफरेंस है। अब सपोज आपने यहाँ ब्लैंक वैल्यू दी है, अब हमें यहाँ ब्लैंक नहीं चाहिए। सपोज किसी को आपकी शीट भेजो और भेजते हुए वो बंदा देखे यार यार ये तो ब्लैंक आ गया, मतलब बंदे ने काम छोड़ दिया,
इसका मतलब वो ये सोचेगा कि उस बंदे ने जो भी काम किया है वो बीच में छोड़ दिया या उसने कुछ लाइन आइटम मिस कर दी। तो नहीं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दो सेल्स less than 15K। इस तरीके से अगर आप लिख दोगे तो ये यहाँ पे अब आपका शो होता जाएगा कि कौन सी सेल जो है वो आपकी लेस देन 15K है और बाकी सारी गुड आ रही है, बिकॉज गुड के लिए आपने ऊपर कंडीशन दी हुई है कि रेवेन्यू ग्रेटर देन 15,000 होगा तो वो आपकी गुड सेल होगी। क्लियर है गाइस ये वाला? तो इस तरीके से आपको हाँ कल के फंक्शन पे भी काम करना होगा। जैसे कि अब हम कोई इन्वेंट्री प्रोजेक्ट अगर हम लें और सपोज वहां पे एक कंडीशन आ जाए कि बताओ जब अगर इन्वेंट्री 15,000 से ग्रेटर देन है, जिस दिन हमने 15,000 से ऊपर सोल्ड करी है उस दिन हमारा प्रॉफिट 10 लाख होना चाहिए। तो कैसे आएगा या कैसे हम वो चीज निकाल सकते हैं? तो वो वहां से रेंज लेके ही निकाल पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन 15,000 है और लेस देन 20,000 है, तब हमें गुड चाहिए। मतलब एंड कंडीशन आ गई। अब मैं ऊपर ने एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ से साइड में लिख देता हूँ। इफ, अभी हमने इफ कंडीशन यूज करी जिसके आगे हमने सिंगल कंडीशन रखी। अब हम इफ के साथ एंड पे आएंगे और गाइस एंड का मतलब होता है आपने एक के साथ ना मल्टीपल कंडीशन फॉलो करानी है एक ही कंडीशन। मतलब यहाँ पे आपने दो कंडीशन देनी है लेकिन फंक्शन एक ही लगाना है। मतलब या तो जो ये वैल्यू है ना ये 15,000 से ज्यादा भी हो और 20,000 से कम भी हो तो ही गुड आए, अदरवाइज ना आए। अदरवाइज सिर्फ ये आ जाए कि वो बैड सेल्स है, ठीक है, या वो नॉट कम्पिटेंट सेल्स है, वो हमारे डेटा में ही नहीं आती, या इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। तो हम यहाँ फंक्शन लगाते हैं इफ के साथ एंड लगाया और एंड के बाद हमारे लॉजिकल शुरू हो जाते हैं। तो हमें वन बाय वन यहाँ पे लॉजिकल लगाने हैं और आप एक साथ दो लॉजिकल भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो। अब सपोज मैंने सेलेक्ट किया B5। इफ B5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000, फिर से मैं इस पे जा रहा हूँ एंड कॉमा नेक्स्ट कंडीशन इज सेम फंक्शन सेम सेल B5। इस टाइम ये सेल जो है वो लेस देन होगा आपका 20,000 से। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब एंड वाला ब्रैकेट को कर दो क्लोज। तो आपकी एंड वाली जितनी भी कंडीशन थी दो, तो आपने दोनों कंडीशन फॉलो कर ली। अब कॉमा लगा के आप आ जाओ वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये चीज हो, ये चीज फॉलो हो जाए तो हमें चाहिए आंसर विच इज गुड। अदरवाइज हमें क्या चाहिए? बिकॉज देखो गाइस ब्लैंक अच्छी चीज नहीं है। ब्लैंक का मतलब है आपके डेटा में कुछ ना कुछ सामने वाले को लगेगा कि गड़बड़ है, बट आपको नहीं दिखाने की आपके सेल में गड़बड़ है। तो उसके लिए आप क्या दिखा सकते हो? गुड है तो नेक्स्ट आप दिखा सकते हो नॉट कम्पिटेंट और नॉट फॉल अंडर द रेंज। अब इस तरीके से जब आप एंटर करोगे तो ये आपका आंसर आ गया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो आंसर क्या है? फिर से वही आंसर सेम, नॉट फॉल अंडर द रेंज सब में, बिकॉज वो नीचे नीचे रेड सेल रेफरेंस जो है वो लेता जा रहा है। तो अब हमने फर्स्ट पे जाना है, D2 के बाद से हमने डॉलर का साइन यहाँ पे लगा देना है। इसे हम कहेंगे सेल रेफरेंसिंग एंड इसको एंटर कर दो। अच्छा अब समझ में आया कि गाइज यहाँ पे जब हम लगा रहे थे कि वो गुड आ रहा था, ठीक है, नेक्स्ट में क्यों नहीं ले रहा था? बिकॉज वो सेल रेफरेंसिंग हमने नहीं करी थी। तो उस पर भी हमको सेल रेफरेंसिंग करनी होगी तभी वो चेंज सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम वो दिक्कत आ रही थी। अगर हम सेल रेफरेंसिंग करेंगे तो अब वो फाइनल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अब आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप जाओ तो देखो ये 15,000 से, अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइटेड ग्रेटर देन और यहाँ लिख दो अपना 15,000 लिखा आपने, ओके कर लो। अब देखो वही वही सेल रेड हुए होंगे जहां जहां आगे गुड आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इस कंडीशन से भी लगा सकते हो। अब आप इस पे अगर जाओ तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन फॉलो करेंगे, हाईलाइट सेल यहाँ पे बिटवीन लगा लो। अब सपोज आपने यहाँ पे किया बिटवीन लगाए नहीं हम लगाते हैं दूसरी वाली,
कंडीशनल, यहाँ पे गए सेलेक्ट कंडीशनल हाईलाइटेड बिटवीन। अब यहाँ हमने वैल्यू दे दी, पहली वैल्यू तो है ग्रेटर देन 15, तो इस मीन्स 15,001 और यहाँ पे लेस देन आपकी 20,000 है तो मीन्स 1999, ये वैल्यू हो गई। अब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन, सो 15,000 और यहाँ पे पूरी रेंज दो बिकॉज वो बिटवीन है तो वो लास्ट वाला नहीं लेगा। एंड इसको आपने रेड फिल करोगे तो ओके करो। अब देखो यहाँ पे वो सेम वही सेल जो पिकअप कर रहा है, देख लो यहाँ पे भी वो वही, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पिकअप है तो हमारे दो फंक्शनल ओटीटी लगी हुई है, इसलिए वो हमें वो डुप्लीकेट भी शो कर रहा है नेक्स्ट टाइम भी। लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग हटा दो, सपोज मैं यहाँ जाता हूँ क्लियर रूल कर देता हूँ, सेलेक्टेड सेल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम फॉर्मेटिंग लगाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइटेड सेल बिटवीन 15,000 और नेक्स्ट है यहाँ पे आपका 20,000, तो देख रहे हो सिर्फ आपके 1 2 3 4 जो कि यहाँ पे गुड है वही आपके सेल सेलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है गाइस ये चीज? देखो गुड 15,000 18,000, यहाँ पे 17 और यहाँ 17,760, तो ये इस तरीके से आपके जो सेल रेफरेंसिंग है वो सेलेक्ट हो जा रही है वन बाय वन। अब सेकंड जो थर्ड रेंज है वो है आपकी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 एंड 20,000। इट मींस ये जो रेफरेंसिंग है ये वाली, ये तो सेम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो नेक्स्ट कंडीशन ऐड हो रही है वो आपकी ये वाली हो रही है कि रेवेन्यू जो है वो 15,000 एंड 20,000 तो हो तो गुड आ जाए, बट अगर ग्रेटर देन हो आपकी तो आपका क्या आंसर आ जाए, एक्सेप्शनल आंसर आ जाए। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको इफ एंड के साथ दोबारा इफ कंडीशन फॉलो करनी है। तो अगर हम ये सेम फंक्शन में यहाँ पे लगा दूं, या मैं दोबारा से अगर लगाऊं इफ और एंड के बाद अगर मैं लॉजिकल लगाऊं, मैं अपना B5 सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 15, फिर हम दोबारा जाते हैं B5, इस बार लेस देन 20, ये सेम कंडीशन है, यहाँ पे हम लगा देते हैं गुड। और अभी मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम नेक्स्ट कंडीशन नहीं सिलेक्ट कर रहे, अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। B3 उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो आंसर, आपका आंसर सही है। यहाँ पे अभी हमें एक चीज करनी है कि हमने इसको सेल रेफरेंसिंग करनी है, तो डॉलर लगा दिया, यहाँ पे भी डॉलर लगा दिया, एंड एंटर। यहाँ पे नहीं लगाना था, सॉरी, B5 यहाँ पे लगा। B5 is greater than B3. अब देखो सेम आंसर हमारा आ गया गुड। अभी हमने जो यहाँ कंडीशन लगाई वो हमने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है, मतलब अभी हमें कंडीशन नहीं दी, बट अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन जो है वो लगानी है, उसका नाम देना है हमने एक्सेप्शन। तो हम कैसे दे पाएंगे, कुछ आंसर है आपके पास, इसी में हमें जोड़ना है, तो कहाँ पे हम जोड़ेंगे बता सकते हो? एनी आइडिया? ब्लैंक है। जहाँ पे ब्लैंक है, अभी हम यहीं पे इसको जोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से कंडीशन देंगे इफ, और फिर हम ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली सेम कंडीशन देते हैं B5
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। दिस टाइम हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, विच इज सपोज हम ये कंडीशन दे देते हैं इस पर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, एंड देन हमें चाहिए जो फाइनल आंसर है वो है एक्सेप्शनल। ये हमें चाहिए फाइनल आंसर विच इज एक्सेप्शनल, अदरवाइज हमें आंसर आ जाए ब्लैंक। तो अब हमारा आंसर हुआ करेक्ट। अब जब हम इस F2 को भी वो कर देंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंड देन एंटर करेंगे, तो अब आप जहाँ देख रहे होंगे जहाँ जहाँ 20,000 से ऊपर है वहां हमारा आंसर क्या आ गया, एक्सेप्शनल। सो एक ही फंक्शन के अंदर आपने नेक्स्ट फंक्शन इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें गाइस कोई डाउट गाइस यहाँ तक किसी को क्लियर है ये चीज? बिकॉज आपकी आगे जाके जब एक ही फंक्शन में दूसरे फंक्शन को ऐड करेंगे ना, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है, या फिर, या देखो और का मतलब आ गया या, और एंड का मतलब था और, वहां पे आपने ऐड करनी है सेकंड कंडीशन, बट जहाँ पे जो कंडीशन है वो लेस देन 15,000 है, ठीक है, देन एक्सेप्शन। तो अब आप यहाँ पे लगा दो इज इक्वल टू इफ और, ओके, इफ और आफ्टर दैट, जब आप इसमें लगाओगे सेम कंडीशन यहाँ पे इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 20,000, नेक्स्ट टाइम अब आपने और लगा दिया सेकंड कंडीशन, फिर यही इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 50,000, okay, then we need answer as a exceptional, otherwise we need just blank। अब आप इनको भी वो कर दो, आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आ गया है कि जो एंट्री आपके 20,000 से अबव है और 15,000 से लेस देन है, तो वहां पे आपका फाइनल आंसर है वो एक्सेप्शनल है। इसको आप एक्सेप्शन करो, नॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, क्लियर। सो ये तरीका है आपका इफ कंडीशन लगाने का। अब हम अगर हम वो करें लाइक डिफरेंस करें एंड में और में, तो आप मुझे बताओ एंड में और में क्या डिफरेंस है, बताइए। एंड वाले कंडीशन, इफ कंडीशन में दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट, तब जाके वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और में जो है आइदर वन होगा, द कंडीशन इज ट्रू। राइट, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाएगी, चाहे वो अबव हो चाहे वो लेस वैल्यू हो, तो दोनों ही कंडीशन में कोई एक फॉलो हो जाएगी, तो वहां पे वो आपका ओके कर देगा फाइनल आंसर, क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन तो इजी है, यहाँ पे तो सिंपल लगाना है हमने कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, लगा ही देते हैं करी, इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000, सो फाइनल आंसर है हाईली ग्रुप। के बाद आप इसको सेल रेफरेंसिंग के थ्रू ये आपके टोटल आंसर हो गए, जो भी 30,000 से ऊपर है वहां आपका हाईली ग्रो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके टोटल थी इफ कंडीशन, जो कि हम मोस्टली फॉलो करते हैं हर केस में। हर केस मतलब जहाँ पे आपकी, जहाँ पे कंडीशन है, क्योंकि इनके लिए इस चीज में एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन बनाए नहीं गए इन चीज के लिए, बट अगर आप कोई अदर BI टूल में जाओगे तो वहां इसके लिए फंक्शन बने हुए हैं।
इसलिए वहाँ इतना हमें फोकस नहीं लेना होता, वहाँ ऑलरेडी इनके लिए फंक्शन बनाए हुए होते हैं, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, क्योंकि ये एक्सेल बहुत पुरानी चीज है, तो पहले से इनके अंदर इम्प्लीमेंट चीजें नहीं थी। तो इसलिए ये गाइस हम तब यूज करते हैं जब हम हमारे पास कोई अदर टूल हम यूज नहीं करते, तब हम एक्सेल वगैरह एमआईएस रिपोर्टिंग में ये सारी चीजों का यूज करते हैं। ये क्लियर है गाइस यहाँ पे सबका जो भी था, ये पूरे 1 2 3 4 5, ये 5 जो फंक्शन थे हमारे, ये क्लियर है आप लोगों को? प्रमोद हाँ आप? क्लियर है। जी जी जी। सो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, जिससे क्या होगा, ये फंक्शन जो है आपका मोस्टली क्लियर हो जाए। राइट। सो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इसे मैं क्लोज करता हूँ, अभी सेव ही रहे। सो नेक्स्ट फंक्शन है गाइस हमारे सर पास। इसके अलावा हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा था हर्ष जी, इसके अलावा भी तो फंक्शन होते हैं ना इसके, जिसमें एक और कंडीशन होती है कि मैंने पढ़ा था कि जिसमें मतलब कि सारे एम्प्लॉयज का नाम, एड्रेस, सब कुछ दे रखते, तो सब कुछ दे रखा है, तो हम उसका अगर एक कंडीशन लगा देते तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो सम इफ और काउंट इफ में होता है, वी लुकअप में होता है। अच्छा अच्छा। वो उसी के अंडर हाँ हम, वी लुकअप में तो होता है, हाँ वी लुकअप में तो होता है हाँ उससे वो हम मैं उसी के अंदर जब इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगी कंडीशन। और अभी तो बहुत मैनेजर फंक्शन के। है, अभी तो बहुत जी तरीके हैं, जी, अभी तो सारे तरीके इंक्लूड होने हैं। अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है बस। राइट। जी। ओके तो अब जो ओके। हम फंक्शन करने वाले हैं वो है हमारे पास वी लुकअप, देन एच लुकअप, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास मैच फंक्शन। मैच का यूज पता है इससे पहले किया है कभी? मैच का यूज, मैच फंक्शन, वी लुकअप विद ट्रिम फंक्शन यूज करा है? सर मैच का किया हुआ तो है, उसमें क्या होता है, एक दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं ना उसमें, बट अगर खाली याद मैच नहीं आ फंक्शन रहा अभी। यूज करो तो क्या आंसर देती है? अगर आप मैच फंक्शन यूज करते हो नॉर्मली, तो वो आपको क्या आंसर देगी? मैच फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? कॉलम एलेक्स काउंट आपने यूज, का होता है उस सम। हाँ, कॉलम काउंट का होता है कि कॉलम नहीं कौन सी रो काउंट या कौन सी रेंज में है वो, ठीक है, उसको मैच कौन करता से है रेंज वो, में, और हाँ बिल्कुल उसको मैच बिल्कुल। करके वो फाइनल आंसर देता है। उसके बाद गाइस एक फंक्शन है एक्स लुकअप, ठीक है, वो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी इस वाले सिस्टम पे मेरे पास 2019 एक्सेल, एक एक्स लुकअप एक फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है एक ही एक्सेल वर्जन में, वो है 365 वर्जन, ठीक है। अब हम्म एक्स लुकअप की जगह जहाँ पे हम एक्स लुकअप नहीं यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारे हर किसी के पास तो 365 नहीं होगा ना एक्स लुकअप के लिए, हम्म। तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, वी लुकअप विद मैच फंक्शन। तो वहां पे हम इन दोनों को एक साथ यूज कर लेंगे, तो आपका फंक्शन मैच हो जाएगा, मतलब वो सेम एक्स लुकअप वाला आंसर देगा जो आपका एक्स लुकअप से आ रहा होगा। क्लियर है? ये वाला ओके। इंडेक्स मैच, सॉरी, वी लुकअप मैच फंक्शन और इंडेक्स मैच, ये दोनों, ये आंसर आपको देगा फाइनल आंसर, सेम एज एक्स लुकअप वाला आंसर, ठीक है। सो अच्छा, वी लुकअप का एक मुझे डिसएडवांटेज बताओगे क्या होता है? वी लुकअप का डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप वी लुकअप लगाते हो तो उसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, बता सकता है कोई? बिकॉज आपने वी लुकअप बहुत यूज करे हैं, एच लुकअप बहुत यूज करे हैं, तो कोई एक डिसएडवांटेज बताओ। और एक्स लुकअप की वही वाली चीज जो वी लुकअप की डिसएडवांटेज है, वही एक्स लुकअप की एडवांटेज है, ठीक है। अब देखो वी लुकअप की डिसएडवांटेज क्या है, आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाते हो, मतलब अगर आप वी लुकअप लगा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट ही लगा सकते हो, राइट टू लेफ्ट जा सकते हो कभी वी लुकअप में? कोई ऐसा फंक्शन नहीं है वी लुकअप का जो लेफ्ट टू राइट जाता हो। लेकिन अगर आप इंडेक्स मैच का यूज करके जाओगे वी लुकअप से, तो आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, राइट लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज थी आपकी वी लुकअप की, कि आप वी लुकअप में सिर्फ राइट लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और एक्स लुकअप में ये डिसएडवांटेज नहीं है, वहां किसी भी कॉलम में आंसर हो आप कहीं भी जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब हम वी लुकअप लगाते हैं, अब हमारे पास ये एक मास्टर का एम्प्लॉय का डेटा है, और ये हमारे पास वी लुकअप है वैल्यू। सो ये हमारे पास एक वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी है, और ये हमारे पास मास्टर एम्प्लॉय डेटा है नेक्स्ट शीट में, ये वाला।
अब हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के ऊपर अपने फंक्शन पे यूज करना है कि हमारा फंक्शन यहाँ से काम करे और यहाँ की एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट करते हुए लेके चले। तो अभी तो आपने नॉर्मल यूज भी किया हुआ है वी लुकअप, तो हम यहीं करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप दिस लुकअप एरे। गाइस आपको ना कोई भी फंक्शन लगाते हुए ना आप ये मत सोचो कि आपको आता है, नहीं, आप इस तरीके से सोचो कि ये वैल्यू आपको फॉलो करनी है 1 by 1, बस इस रेंज को लेके चलो। अगर आप इस रेंज को लेके चलोगे ना कभी कोई गलती नहीं कर पाओगे। लुकअप वैल्यू का मतलब है आप किस वैल्यू को देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय वैल्यू की इस वैल्यू को देखना चाहते हो, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने कॉमा लगा दिया। सेकंड, किस टेबल में देखना चाहते हो, टेबल एरिया मेरे रेफरेंस क्या लेना चाहते हो, कहाँ पे है ये नंबर, आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है कि ये नंबर आपको कहाँ मिल सकता है। तो आपको पता है मेरा ये नंबर यहाँ से मुझे मिलेगा, तो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अब आप यहाँ से अगर इस पूरे को सिलेक्ट करो, सपोज मैं पूरे को आगे चल के भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, या सपोज मैं इसको यहीं से सिर्फ एल तक की रेंज तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। अब इस रेंज में जैसे ही मैं रेंज के बाहर गया तो नेक्स्ट आंसर आया कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे एम्प्लॉय तो मिल गया। अब उस एम्प्लॉय के रेफरेंस में मुझे क्या आंसर चाहिए, नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, मेल चाहिए, फोन एक्सचेंज, लोकेशन, क्या चाहिए, तो उस कॉलम का नंबर दे दूंगा मैं। तो ए बी सी मतलब 1 2 3 इस तरीके से नंबर दे दो। तो यहाँ पे सपोज मुझे नेम चाहिए तो मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 2 दे दिया। अब दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। हम हमेशा फॉल्स यूज करते हैं, आप मुझे बता सकते हो क्यों, क्यों हम हमेशा फॉल्स यूज करते हैं, कोई एक आंसर। तो एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू में भी तो लिखा है एग्जैक्ट मैच के टू में भी ट्रू में लिखा है, ट्रू में टू भी में भी लिखा लिखा हुआ है है अप्रोक्सीमेट statement। अप्रोक्सीमेट, हाँ मैच के लिए होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, देखो ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है। सपोज आपके पास 10 lakhs मिलियंस ऑफ डेटा है, और रेंज जो दी है वो दी है सपोज 15.78, 15.79, 15.80, 15.90, ये आंसर है। तो कई जगह क्या होता है 15.7876 से लेके 80 तक सेम आंसर आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, सेम आंसर नहीं आता, ऊपर नीचे हो जाता है। 15.76 जिसका उसका 15.77 आ जाता है, किसी का 77 है तो उसका 76 आ जाता है इस बेस पे, ठीक है, बिकॉज वो राउंड ऑफ कर देता है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट मैच लगाते हैं ताकि हमें बिना राउंड ऑफ के जो फंक्शन एक्शन हमारी रेंज में है वही वही हमें आंसर चाहिए सेम, इसलिए हम हमेशा एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच को हम डिनोट करते हैं 0 से, एंड उसके बाद जैसे ही हमने कॉमा एंटर करा तो हम आप यहाँ पे देखेंगे एंटर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब मैं इसको अगर यही फंक्शन को ट्रैक करता हूँ नीचे, तो देख रहे हो आंसर तो मैच हो गया, बट दो हमारे पास एन आ रहे हैं, दो हमारे पास एन आ रहे हैं। अब एक एक चीज और, इस फंक्शन को जब मैंने यहाँ पे किया तो मैं अपनी सेल रेफरेंस को ना फिक्स करना चाहता हूँ, जो मेरी टेबल एरे है, तो उसके आगे मैं $साइन और लगा देता हूँ, जिससे ये मेरी सेल रेफरेंस जो है वो फिक्स हो जाएगा। और अब एंटर करता हूँ तो भी आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, देख रहे हो। बट अब आप देख रहे हो ये दो एन आ रहे हैं, क्या मुझे आप इसका रीजन बता सकते हो, एन का रीजन क्या है। ये दोनों नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब डेटाबेस में ये दोनों एम्प्लॉय आईडीज नहीं है। नहीं है, राइट। अब मैं यही फंक्शन ना यहाँ भी लगाता हूँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें नेम दिया हुआ है, यही सेम फंक्शन मैं यहाँ लगाता हूँ, वी लुकअप, सेलेक्ट करी ये वैल्यू, एम्प्लॉय पे गए। अब की बार मैं नेम से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय से नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे नेम से लेना है, बिकॉज मेरे कंडीशन में नेम दिया हुआ है। उसके बाद मैंने सपोज ये पूरा सेलेक्ट किया और मेरी ईमेल आईडी जो है वो नंबर 3 पे है, तो मैं नंबर 3 and 0 सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। और उसके बाद मैंने अब इनको फिक्स भी कर दिया सेल रेफरेंस से, एंड एंटर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी सारे आंसर जो है वो एन आ रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एन क्यों आ रहा है। क्योंकि मेल से सेलेक्ट किया है, नंबर देखो 3 पे यहाँ मेल है, पे यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है, देखो ना, यहाँ पे जब आप एम्प्लॉय आईडी से जब हम मैंने फंक्शन लगाया तो मैंने सेलेक्ट करा A to L का मीन्स हो गया कि मैंने एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट करा है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल यहाँ से सेलेक्ट करा है, तो मैंने रेफरेंस ये दिया सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर मैंने जब रेफरेंस दिया तो आंसर आ गया। बट एनए जो आया, जैसा कि अभी फर्स्ट आंसर आया मेरे पास कि ये नंबर जो है वो नॉन एक्सिस्टिंग है, ठीक है।
तो ये नंबर नॉन एक्सिस्टिंग है, जो कि हमारे डेटा में नहीं है। तो ये आंसर एकदम सही है, गलत नहीं है, सही है। बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे एन क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ तो जब जब सुखदेव सिंह वगैरह अपने डेटा में देखो सबसे पहले है, तो फिर वहां तो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, फिर क्यों नहीं आई? तो फिर क्यों नहीं आई? अगर आप इनका देखोगे, एक किसी नंबर पे क्लिक करो, तो आप जब यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे देखो गैप है, डबल डबल गैप है नंबरों के बीच में। नंबर सही से, अल्फाबेट वो सही से ट्रेन नहीं है एक तरीके से। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपके डेटा जब आप किसी सॉफ्टवेयर से पुल आउट करते हो कोई रिपोर्ट, एसक्यूएल सर्वर से या किसी भी सर्वर से डेटा कोई रिपोर्ट पुल आउट करते हो, तो डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आता, और तब आप VLOOKUP लगाते हो तो आपकी डेट में, तब आपकी रेंज में बहुत सारे एन आते हैं, लेकिन आप देखते हो यार वो डाटा तो वहाँ है, फिर भी एन आ रहा है, ऐसा क्यों है? वही अगर आप इसको मैं कंट्रोल F करूंगा, सपोज मैंने इसको कंट्रोल C करा, इस लिस्ट में गया, कंट्रोल F करा, तो देखो नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं इसी का सुखदेव हटा के अब करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि ये है। तो ऐसे करके कुछ बंदे सर्च करते हैं, उनको नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या इशू होएगा? बिकॉज ये नंबर जो है सही नहीं है। अब आपको इनको ठीक करना है। ठीक कैसे करोगे? अलग अलग तो ठीक करोगे नहीं। अब देखो अगर मैं इसके बीच का एक गैप हटा दूं, जैसे ही मैंने एक गैप हटाया, एंटर करा, देखो आंसर आ गया। ठीक है, कुछ बंदे क्या करते हैं, नहीं आता फंक्शन तो वो मैनुअली कर लेते हैं, यार मैं गैप हटा देता हूँ मैनुअली हो जाएगा। नहीं, बट अगर आपके पास लॉट ऑफ डेटा है तो क्या करोगे? ठीक है, तो वहां वाले केस में आपको एक छोटा सा फंक्शन यूज करना होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ पहले। ट्रिम फंक्शन यूज करो और रेफरेंस दो सिर्फ टेक्स्ट। देखो अब ये रेफरेंस एकदम सही हो गया। ठीक है, अब ये सारे रेफरेंस अगर आप देखोगे तो देखो एडजस्ट हो गए एक जगह पे ट्रिम फंक्शन से। अब जो हमने ट्रिम फंक्शन दिया वो हमने किसको दिया? B3 को दिया। सेम वे अब आप यहाँ पे जाओ तो जो ये B3 है ना रेफरेंस, इसको आप ट्रिम फंक्शन में नोट कर दो B3 को, और इसी B3 को क्लोज कर दो। तो मतलब ये पूरा आपका बन गया सेम फंक्शन ये, उसके बाद VLOOKUP लग गया, एंड एंटर करो और अब देखना सारे आंसर आपके ऑटोमेटिक आ गए। क्लियर है? तो ये इशू आपका कब होता है? जब आपका फंक्शन जो है, जब आपका डेटा जो है वो सही से ट्रिम नहीं है और आप एक एक करके ट्रिम कर रहे हो डेटा को, तो वो बेकार है। लेकिन यही अगर आप किसी BI सॉफ्टवेयर में देखो, जैसे हमने याद होगा प्रमोद आपको, हमने पावर BI में सीखा था जी, तो वहाँ ट्रिम का ऑप्शन था ना, एक ही क्लिक में ट्रिम हो गए सारी आइटम। एक ही ट्रिम में, यस। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिम का ये वाला फंक्शन है, एक ही क्लिक में आपके सारे फंक्शन क्लिक हो गए। और ट्रिम का फंक्शन हमेशा सेल पे होता है, ना कि फंक्शन के VLOOKUP से पहले। ठीक है, ट्रिम हमेशा हम सेल रेफरेंस को देते हैं, जिस भी सेल को आप ट्रिम करना चाहते हैं। क्लियर? जी हाँ फेलिक्स, आपको क्लियर है वाला? हाँ क्लियर है। ये इससे पहले यूज किया था कभी ट्रिम फंक्शन? ट्रिम फंक्शन यूज तो नहीं करा, बट समझ में आ गया कि समझ में कब आ गया किस ना? सिनारियो में। तो अगर कभी भी हाँ गैप हाँ होगा, जो भी गैप मतलब कौन सा, देखो दो तरीके के गैप होते हैं। एक तो ऑलरेडी गैप है, गैप तो यहाँ पे भी है, बट जो अनवांटेड गैप होगा ना, सिर्फ वो रिमूव करेगा ट्रिम फंक्शन। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ट्रिम फंक्शन जो भी अनवांटेड गैप होगा, जो हम नहीं चाहते, गैप इन द टेक्स्ट वैल्यू, वही वैल्यू को वही गैप रिमूव करेगा, बाकी गैप रहेगा उसके अंदर। देखो गैप है, लेकिन जो अनवांटेड गैप, जैसे आपको यहाँ देख रहा होगा मोहम्मद के आगे गैप है, तो वो हट गया। क्लियर? ठीक है गाइस, तो एक काम